नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो आपका परिचय दिला दें हम। आप जी। श्री विश्वनाथ जी हैं और आप सीटू के वरिष्ठ लीडर हैं और आप इस समय बात कर रहे हैं एसबी तक न्यूज से और मैं विनोद सिंह। और आज आपका जन्मदिन है तो सबसे पहले आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप हमेशा स्वस्थ रहें, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपको भी आपके प्रयास का, आपके चैनल का और जन्मदिन के लिए बधाई देने की शुभकामना देते हैं। और 1974 में मैं मैट्रिक का छात्र था जी और 1974 से लेकर के 1983 तक जयप्रकाश आंदोलन में और समाजवादी आंदोलनों में सक्रिय रहा, अग्रिम पंक्ति में रहा। जी और 83 के बाद सरकारी सेवा में आने के बाद मैं मजदूर आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन में सक्रिय रहा, जी जी अग्रिम पंक्ति पर रहा और चिकित्सा संघ के महामंत्री और महासंघ के राज्याध्यक्ष जैसे पद को भी सुशोभित किया और संघर्ष का नेतृत्व किया। साथ ही साथ आशा ममता कुरियर जैसे लोगों का भी संघर्ष का नेतृत्व किया। यानी मैं दृश्य रहा। लेकिन अब आज मेरी उम्र 67 वर्ष हो गई और अब पीढ़ के बोझ को कम करने के लिए अब दृश्य के बजाय बनने के बजाय दर्शक बन करके इन तमाम घटनाओं का निरीक्षण करने का हमने निर्णय लिया है। यह जो है आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम अपने दिल की भावना को प्रकट करते हैं और आगे जो आपके सवाल होंगे उसका जवाब देंगे। जी हम ये जानना चाहते हैं कि संविदा पर नियोजित शिक्षकों को जब सारी सुविधाएं राज्य सरकार दे सकती हैं तो हमारे तमाम 45 विभाग के संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, स्कीम वर्कर, जीविका, मिड डे मील तमाम लोगों को राज्य सरकार क्यों नहीं वो सुविधा दे पा रही है, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों को सुविधा प्राप्त करने के पीछे कई कारण हैं। उसमें सांगठनिक कारण यह है कि वो एक ही विभाग में काम करने वाले लोग हैं, सबसे बड़ा कारण। और जो सरकारी कर्मी नियोजित हैं जी या आउटसोर्सिंग हैं जी या जी स्कीम वर्कर्स हैं, जी ये विभिन्न विभागों में काम करते हैं, एक विभाग में काम नहीं करते हैं। जी जी इसलिए जो सांगठनिक एकता होनी चाहिए, जितनी मजबूत है, चट्टानी एकता जिसको कहा जाता है, जी जी वह एकता जैसे शिक्षकों में कायम हुआ वैसे इसमें नहीं हो पाया। जी जी दूसरी बात कि शिक्षक बौद्धिक वर्ग है, जी वह सेवक नहीं है। जी जी सरकारी कर्मचारी या स्कीम वर्कर हो या आउटसोर्सिंग हो, हम सेवक हैं। जी हम सेवा करने के लिए बहाली लोग हुए हैं जी जी और शिक्षक सेवा करने के लिए नहीं, मार्गदर्शन करने के लिए बहाल हुआ है। जी जी तो वह बौद्धिक है, दूसरा कारण। तीसरा कारण, शिक्षकों के 6-7 प्रतिनिधि जो हैं बिहार विधान परिषद में शिक्षक कोटा से हैं, तो इससे उनका राजनैतिक जो है अभी जो आंदोलन है जी उसका राजनैतिक स्वरूप जल्दी पकड़ लेता है। जी जी उसके जितने प्रतिनिधि हैं वो राजनीतिक स्वरूप पकड़ा देते हैं। जी जी साथ ही साथ शिक्षक जो है वह समाज को भी दिशा देता है। वो बच्चे को तो पढ़ाता ही है, साथ ही साथ चुनाव के दिनों में जी या जी राजनीतिक चर्चाओं में वह समाज को भी राजनीतिक दिशा निर्देश देने का काम करता है। इसलिए सरकार उससे ज्यादा डरती है। जी जी जहाँ तक संविदा कर्मियों का सवाल है तो ये विभिन्न विभागों में हैं जी और आउटसोर्सिंग के लोग भी विभिन्न विभाग में, जी जी स्कीम वर्कर्स भी विभिन्न विभाग में हैं। जी तो सारे के सारे संविदा कर्मी जितने विभाग के हैं या आउटसोर्सिंग हैं या स्कीम वर्कर हैं, ये सभी एक साथ आकर के संयुक्त संघर्ष अभी बिहार में विकसित नहीं कर पाए। जी जी हालांकि महासंघ के स्तर पर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ और बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोरखपुर संविदा कर्मियों के संगठन को चलाता है और उन लोगों को संगठित किया है। जी जी 2 बार जो है संयुक्त हड़ताल भी गोपगुट और महासंघ के साथ हुआ है। जी जी एक बार 3 सचिवालय संघ है, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ और बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट, और एक बार बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ
और बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ वो संयुक्त रूप से हड़ताल भी किया है। जी जी लेकिन ये खेद का विषय है कि संविदा के सवाल पर ये दोनों महासंघ एक होकर के, एकजुट होकर के कोई आंदोलन विकसित नहीं कर पा रहे हैं। जी जी जैसा कि हमने कहा कि हम दृश्य नहीं, दर्शक की भूमिका में आज से हूं और रहूंगा। जी हम ये कामना करते हैं कि ये दोनों एक होकर के मतलब संविदा के सवाल पर संघर्ष करें। जी 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 आउटसोर्सिंग के जो कर्मी हैं ये ट्रेड यूनियन के अंतर्गत एकजुट हैं जी और सेवा संगठन के लोगों ने भी इसको एकजुट किया। जी और जो स्कीम वर्कर्स हैं वो भी ट्रेड यूनियन के ही मोर्चे पर उनका भी संगठन बना हुआ है। जी जी बिहार में मूलतः 3 ट्रेड यूनियन स्कीम वर्कर्स पर हैं। एक आपको CI2 है, एक2 है और एटक है। जी और जो आपको आउटसोर्सिंग के लोग हैं इसमें जैसे एम्बुलेंस कर्मी 102 एम्बुलेंस कर्मी जो हैं जी जी इसमें इंटक का भी संगठन है। अच्छा यानी मूलतः ये जो संगठन आउटसोर्सिंग या स्कीम वर्कर्स के हैं जी जी ये इंडिया गठबंधन वाले दल के ही हैं। जी जी लेकिन यह भी एक खेद का विषय है कि ट्रेड यूनियन के मोर्चे पर जो है जी जी ये BMS छोड़ करके 10 ट्रेड यूनियन एक साथ आंदोलन कर रहे हैं, चला रहे हैं, किसानों के साथ भी अपने को जोड़ करके चला रहे हैं। जी जी लेकिन उनके जो स्कीम वर्कर के संगठन हैं जी या उनके जो आउटसोर्सिंग के संगठन हैं जी जी इस मुद्दे पर सारे के सारे एकजुट होकर के, तीनों एकजुट होकर के नहीं आ पा रहे हैं। आशा के हड़ताल एक बार एटक एक2 C2 मिल करके किया जी जी और एक बार एक2 और C2 मिल करके किया। जी जी लेकिन सारे स्कीम वर्कर्स जितने स्कीम वर्कर्स हैं जी जी चाहे आशा हो, ममता हो, कुरियर हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, बाल श्रमिक शिक्षक हो, मिड डे मील वर्कर हो या ये आपको जीविका दीदियां हो, जी जी इन तमाम को लेकर के C2 एटक एक2 के संगठन को एक साथ एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन करना चाहिए और गांधी मैदान से उसको जबरदस्ती जो है पुलिस रोके या कुछ भी करे जी उसको निकालना चाहिए जी और आंदोलन को तीव्र करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर जेल भरो आंदोलन भी चलाना चाहिए। जी 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 ये काम नहीं हो पाने के कारण इन लोगों की समस्याएं के समाधान की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही है। जी हम कामना करते हैं कि संविदा के सवाल पर बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ और बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ वो फुट एक साथ होकर के जी और जी लंबी लड़ाई की शुरुआत करे और जो आपको ये लोग हैं स्कीम वर्कर्स जी और आपको ये जो जीविका आउटसोर्सिंग वर्कर हैं जी 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 इन लोगों के लिए C2 एटक और एक2 एकजुट होकर के लड़ाई की शुरुआत करें। जी जी हमने पहले भी कहा था और आज भी हम कहते हैं कि यदि C2 एटक और एक2 के नेता या जो आशा ममता कुरियर या जीविका या मिड डे मील वर्कर के जो संगठन के नेता हैं जी जी यदि उनके अपने अपने ईगो हों जी जी या अपने अपने कुछ व्यक्तिगत कारण के हो जिसके कारण वे एक साथ नहीं आ पा रहे हैं जी तो ये जो ट्रेड यूनियन के नेता हैं राज्य के महामंत्री हैं एटक C2 एक2 के जी जी इनको प्रयास करना चाहिए एकजुट आंदोलन विकसित करने के लिए। जी और यदि ये लोग भी सफल नहीं हो पाते हैं तो CPI और माले के जो राज्य सचिव हैं या जो पार्टी है उस पार्टी को अपने ट्रेड यूनियन को एक साथ बैठा करके और अपने मार्गदर्शन में ये स्कीम वर्कर्स का जी और आउटसोर्सिंग का बड़ा आंदोलन विकसित करना चाहिए। जी जी हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा का दोनों सत्र चलेगा, बिहार विधानमंडल का, तो इसमें आपकी क्या तैयारियां हैं? अगर आपके तरफ से कोई नया अपडेट हो तो आप बता सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि अब तो हम दर्शक की भूमिका में रहेंगे लेकिन बिहार चिकित्सा जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने जी जी 28 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है जी जी और उस प्रदर्शन में अन्य सवालों के साथ साथ प्रमुखता से FRAs के सवाल
और उस समय जो आश्वासन दिया गया मंत्री के द्वारा जी जी उसको लागू करने के सवाल और उन लोगों के हड़ताल अवधि के मानदेय के सवाल को उठाते हुए जो संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स के कर्मी हैं, स्किल वर्कर हैं, उनकी सेवा को नियमितीकरण एवं जो अस्थायी कर्मचारी हैं जी उनको सभी को ओपीएस के बजाय एनपीएस से अभी जो ओपीएस हुआ है, जी जी ओपीएस नहीं, सभी को पुराना पेंशन, जी जी अभी जो चेंज हुआ है वो नहीं, सभी को पुराना पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने के साथ साथ जो और पुराने कर्मी हैं जो राज्य संवर्ग के हैं जी जी जिनकी प्रोन्नति जो सचिवालय से होनी है जी जी उसको प्रोन्नति अभी तक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं दिया गया जी जी और तो संवर्ग सेवा नियमावली के अनुरूप अभी तक प्रोन्नति के पद नहीं बनाए गए। जी तमाम सवाल के साथ साथ जो जनता का सवाल है, जनता का मुख्य सवाल यह है कि जनता को ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जी 5,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है तो वहां पर अभी सरकार कहती है कि हम वेलनेस सेंटर धीरे धीरे सबको बनाएंगे, जी जी लेकिन वेलनेस सेंटर पर किसी भी चिकित्सक का पोस्टिंग नहीं है। जी वहां पर एक सीएचओ का पद है जो स्वीकृत पद भी नहीं है। जी जी उस सीएचओ जो है वो दवा भी लिखता है, वो दवा भी बांटता है, वो दवा भी लाता है, जबकि दवा लिखने का अधिकार चिकित्सक को, जी जी दवा बांटने का अधिकार फार्मासिस्ट को है। जी तो ये कानून का उल्लंघन करके और पदों का संकुचन करके पैसा बचाने के लिए वहाँ चिकित्सक के बजाय सीएचओ से जो काम लिया जा रहा है उसमें हमारी मांग है कि वहाँ पर जो ग्रामीण चिकित्सक जिसको बिहार सरकार ने इग्नू से प्रशिक्षण कराया जी जी और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 50 दवा लिखने की छूट भी दी है, जी उन ग्रामीण चिकित्सकों को चिकित्सक के रूप में वहाँ रखा जाए जी और दवा वितरण करने के लिए फार्मासिस्ट और उप केंद्रों पर डिलीवरी भी हो। जी जी इसके लिए वहाँ पर 2 एएनएम तो हैं ही और एएनएम का पद सृजित किया जाए और जो सीएचओ हैं उनको पद तो है नहीं जी जी सीएचओ का, लेकिन उनकी सेवा मतलब जीएनएम के पद पर या बीए नियमित करते हुए उन लोगों को वहाँ पर पदस्थापित किया जाए ताकि जो वहाँ पर जो है सबको सुविधा मिल सके, जी प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार मिल सके। जी जी अब हम आपको एक दो उदाहरण देकर के बिहार की बात को समझाते हैं। जी जी बिहार में दवा वितरण में पूरे भारत वर्ष में बिहार 1 नंबर पर। जी जी अभी जो रैंकिंग हुआ है आपने भी अखबारों में देखा होगा या जी कागज जी पर जी छपा जी है। जी लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत जो व्यवस्था है उसमें दवा वितरण करना, दवा को भंडारण करना, दवा को बनाना, पैकेजिंग करना, ये सब फार्मासिस्ट के जिम्मे है। ये पार्लियामेंट के पास कानून के मुताबिक। जी जी लेकिन बिहार में मात्र 400-500 ही फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं और सरकारी संस्थानों में दवा की संख्या तो बढ़ी है लेकिन दवा वितरण करने वालों की संख्या कम है और उनकी नियुक्तियां फार्मासिस्टों की नहीं हो रही। जी साथ ही साथ जो फार्मेसी काउंसिल है उस फार्मेसी काउंसिल में 20,000 जाली फार्मासिस्टों का निबंधन है, करीब करीब जी जी 20,000। जी जी वो 20,000 जाली फार्मासिस्टों का निबंधन को जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे साथी मुकेश कुमार ने मुकदमा दायर किया था। उसमें जांच करने का आदेश आया हुआ है लेकिन उसमें भी लीपापोती करके जांच को ये नहीं किया जा रहा है। जी जी हमारी यह मांग है, व्यक्तिगत रूप से है, क्योंकि अब तो मैं चिकित्सा संघ के संगठन का नेता नहीं हूँ, जी जी लेकिन एक फार्मासिस्ट होने के नाते, बिहार के नागरिक होने के नाते, और इस सवाल पर छात्र जीवन में मैं लड़ा, मैं जेल गया, भागलपुर जेल महीनों रहा जी जी कि जिसके पास जो फार्मेसी संस्थान से पढ़ा नहीं है, जी जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट नहीं है, उसका क्यों रिन्यूअल किया जा रहा है, जी जी किस आधार पर रिन्यूअल किया जा रहा है। इसलिए 20,000 लोगों की छटनी हो जानी चाहिए उन लोगों का। जी और जो दवा का दुकान 70,000 करीब बिहार में खुला हुआ है जी जी और इस 70,000 दवा का दुकान जाली भी फार्मासिस्ट मिला करके 30-35,000 मुश्किल से बिहार फार्मेसी काउंसिल में निबंधन है। उसमें सरकारी सेवा में भी लोग हैं, सब कुछ हैं। तो ये 70,000 दुकान बिना फार्मासिस्टों का चल रहा है
और बिना फार्मासिस्टों का दवा वितरण हो रहा है। ऐसी अराजकता दवा वितरण के क्षेत्र में दुकानों पर भी है और सरकारी संस्थानों में भी है। सरकार को इस पर ध्यान, बिहार सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को देना चाहिए। और ठीक इसी किस्म की अराजकता बिहार नर्सिंग काउंसिल में भी है। जी जी ये दोनों काउंसिल पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी और जो FRAS जो है, जी इसको जी मान लिया हम लोगों ने, माने नहीं है कि मजबूरी में हमने समझौता किया, आपने स्थगित किया आंदोलन को। जी जी तो FRAS जो हम लोग कह रहे थे वही बात है कि बनाती भी है तो वह जो है FRAS जो उसका स्लॉट है शायद, या जो कुछ हम टेक्निकल वर्क नहीं कर पा रहे हैं, उस पर वो शो नहीं कर रहा है। और जिस मोबाइल से वो बनाई है उस मोबाइल में वो शो कर रहा है। जी जी तो ये भी एक घूस वसूलने का एक तरीका बना दिया गया है। जी जी इतना बड़ा बात है कि 15,000 रुपया पाने वाली ANM को जी उसको मोबाइल FRAS से हाजिरी बनाना पड़ेगा। जी जी और 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया उठाने वाले चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पतालों में जिनकी पोस्टिंग है, प्रखंडों में जिनकी पोस्टिंग है, जी जी वो 7 दिन में 1 से 2 दिन जाते हैं। जी मैं चुनौती देकर कहता हूं कि यह बात सत्य है, सरकार छापामारी करा करके देख ले। जी जी तो ये FRAS चिकित्सक के लिए क्यों नहीं लागू हुआ? जी ये केवल संविदा कर्मी के लिए ही काहे लागू हुआ? जी ये स्वास्थ्य समिति के लिए ही क्यों लागू हुआ? जी जी कोई भी चीज संविधान में समानता का अधिकार है तो लागू होना चाहिए, तो सबके लिए लागू होना चाहिए, नहीं जी जी के लिए लागू नहीं होना चाहिए। तो इसका भी हम विरोध करते हैं। और यही हम लोगों का 28 नवंबर को कार्यक्रम बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का होने वाला है। उसके लिए 20 तारीख को चिकित्सा संघ की बैठक है सेवांजलि में, और इसकी तैयारी होगी और आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो इस समय हमारे साथ अब बने हुए थे श्री विश्वनाथ सिंह जी थे, CITU के उपाध्यक्ष हैं, बिहार के वरिष्ठ लीडर हैं। और इन्होंने जो है कि सारी बातों को अच्छी तरह से रखा हमारे चैनल पर, और सभी लोगों को पूरी जानकारी भी मालूम हो गई होगी कि क्यों संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और स्कीम वर्कर जीविका मिड डे मील के साथ जो है कि सरकार भेदभाव कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। और आपका जन्मदिन है और हम सभी लोगों का आपका आशीर्वाद मिले और आप स्वस्थ रहे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, थैंक